वह आप लोग जो भी आए नहीं आए, भगवान उनका भी भला करे, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। मैंने इससे भी पहले कहा, एक भी यदि पढ़ने वाला होगा तो उसे हम पढ़ा लेंगे। क्लियर? मैं आप सबकी आवाज को म्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, आज जो अपन लेसन पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग, इसको पहले भी किसी मौके पे हम जरूर पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा इसे समझ लीजिएगा। वैसे भी लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है कि खोया हुआ बसंत। स्प्रिंग का मतलब एक मौसम आता है बसंत। बसंत एक ऐसा मौसम दो ऋतुओं के संधि काल के बीच में स्थित होता है। न ज्यादा सर्दी होती है, सर्दी खत्म होने वाली होती है, गर्मी शुरू होने वाली है, तब आता है ये। और इसकी विशेषता ये होती है, इसमें बहुत सारे फूल वगैरह खिले होते हैं, जो कुदरत है अपने आप में, कुदरत ने पूरा श्रृंगार किया होता है। तो यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है कि खोए हुए बचपन से। हो सकता है मैंने इस संबंध में एक कविता भी मैंने आपको सेंड की, जो कभी किसी मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। वो मेरी अपने जो मन के इमोशंस थे। परंतु सबसे बड़ी बात ये कि मैं चाहे लाख कविताएं आपको भेजूं या लाख आप कितना भी पढ़ लो, पर जब तक आपके मन में ये ख्याल नहीं पैदा होता है, वो संवेदना पैदा नहीं होती है, तो आप उस खोए हुए बचपन को कभी समझ नहीं सकते हो। अभी आप आराम से पंखे के नीचे बैठकर सामने मोबाइल रखकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, और जिस समय ये ऐसी पढ़ाई कर रहे हो तो अभी भी लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो किसी ढाबे पर, किसी होटल पर, या तो कोई कपलेट, झूठी कपलेट साफ कर रहा होगा, या सर्व कर रहा होगा, या कहीं पर भी वो काम कर रहा होगा। आपकी और उसकी बुनियादी स्थिति में बहुत बड़ा अंतर होगा। कहते भी है कि जिसके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अर्थात कि जब तक आपके पैरों में खुद में जो एड़िया खुद की नहीं फटेगी, तब तक एड़ियों के फटने का दर्द आपको महसूस नहीं होगा। खुद को मरे बिना पता नहीं चलता है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। उसके लिए एक बार तो आपको मरना पड़ेगा, बट वी नेवर वांट टू बी डाई। हम खुद कभी मरना नहीं चाहते हैं। हम स्वर्ग और नरक का पता कोई दूसरा मरता है उससे जाहिर करना चाहते हैं। ये सब पहले कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं। तो द लॉस्ट स्प्रिंग, ये एक खोए हुए बचपन की कहानी है, एक सिंबल है। और ऐसा नहीं कि बहुत ही बेसिक धरातल पे ये स्थितियां है आज, कि भारत में करोड़ों भी बाल श्रमिक हैं। बाल श्रमिक का मतलब ये कि 14 साल की उम्र तक जब बच्चे को पढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए, तब वह किसी न किसी काम में लगा रहता है। उसे जिंदगी का जो संघर्ष है उसमें ढकेल दिया जाता है काम करने के लिए। अर्थात कि जब उसे उड़ने के लिए खुला आसमान मिला हो, दो पंख मिले हो, और अचानक उसके पंखों को कतर दिया जाता है और उसके आसमान को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तब इसका मतलब सोचो कि वह बाल श्रमिक है। अब इस पाठ का इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। इससे रिलेटेड चाइल्ड लेबर पे एक बार कंपोजिशन भी पूछा हुआ है। मेरी दृष्टि से कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में कितना काम का है। मेरे लिए जरूरी है कि आप इस कंटेंट को कितना समझ पाते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी ढाबे पे, होटल पे आप गए होंगे, और मेरा ये भी मानना है कि आप में से या मुझ में से ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिस टेबल पर बैठे हो, ढाबे पर जिस टेबल पर बैठे हो, उस टेबल को साफ करने के लिए कोई दो बचपन के जो मासूम हाथ उसे साफ करने के लिए आगे नहीं बढ़े हो। और उसे देखकर जब हमारे मन में कोई संवेदनाएं पैदा नहीं होती है, तो समझे कि हम लोग इमोशंसलेस है। यदि अगली बार जब भी कभी किसी ढाबे पर जाओ, लॉकडाउन है इसलिए भी मौका मिलेगा नहीं, पर कभी तो मिलेगा, और ऐसा कोई दृश्य नजर आए, आपके दिमाग में कोई सनसनी पैदा हो जाए, तो समझो कि इस पाठ को आपने बेहतर ढंग से पढ़ा था। मैंने पहला पैरा लिया आज, लॉस्ट स्प्रिंग। यहां पर देखिए, जो लेखिका है अनीस जंग, एक ही बहुत ही प्रख्यात लेखिका है, जिसने भारत के अलग अलग जितने भी अखबार, इंग्लिश के अखबार है, उन अखबारों में कॉलम लिखने का काम किया है, उसका एडिटिंग की है, एक प्रकार से पत्रकार भी वो रही हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी लिखने की शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हूबहू सामने घट रहा है वो लिख लेती है। ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, उसी का एक नजरिया है। यहाँ पर इस लेसन के स्टार्ट में सीमापुरी
दिल्ली के पास एक ऐसी जगह, कोई छोटी जगह है जहाँ के बच्चों का मासूम बचपन जो खत्म हो रहा है उसका वर्णन किया गया है। उसके दूसरे भाग में किसी और स्थिति का वर्णन किया गया है, तो उसके सेंटर में कहीं के चाइल्ड लेबर बच्चे ही हैं, ऐसे बच्चे जिनका बचपन खत्म हो चुका है। देखिए, बचपन तो उनका भी खत्म हुआ है जो ढाबों पे काम कर रहे हैं। बचपन तो माँ बाप ने उन लोगों का भी खत्म कर दिया है जिनके हाथ में मोबाइल, टीवी वगैरह, इंटरनेट सब थमा दिया है। बात एक ही है, उनका खोना अलग टाइप से, इनका खोना भी अलग टाइप से है। देखिए, लेट स्टार्ट द लेसन। लास्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन। समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन गार्बेज, इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा। समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन गार्बेज। एक लड़का कुछ पूछता है, लेखिका पूछती है तो लड़का जवाब देता है। क्या देता है? समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन द गार्बेज, कि कई बार कूड़े के ढेर में हमें 1 रुपया मिल जाता है। अब 1 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पर जिस बच्चे को मिलता है उसके लिए बड़ी बात होगी। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for a gold in the garbage dump of my neighborhood। देखिए, लेखक क्या है, लेखिका पूछी है why do you do this? I asked साहेब, मैंने साहेब से पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, अर्थात कि ये कचरा बीनने का काम क्यों करते हो। आप शहरों में चले जाए तो एक बहुत लंबी चौड़ी फौज आपको नजर आएगी, औरतों की, आदमियों की, जिनके पीछे बड़ा सा प्लास्टिक का थैला होता है, पीछे लटका होता है, और वो अक्सर मंडराते रहते हैं उस जगह पर जिस जगह से के पास से हम गुजरते तो नाक पे रुमाल रख देते हैं, उस जगह पर उस कूड़े कचरे में अपनी काम की चीजें तलाशते हुए लोगों को आपने भी देखा होगा। तब उस लेखिका ने पूछा, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये काम करते क्यों हो। आई आस्क्ड साहेब whom I encounter, encounter का मतलब मिलना, every morning scrounging, scrounging का मतलब ढूंढते हुए, for a gold in the garbage dump of my neighborhood, कि मेरे पास में ही एक कूड़े करकट का एक डंप पता, एक ढेर था, उस ढेर में एक लड़का जिसे मैं अक्सर देखती थी कूड़े के ढेर में सोना ढूंढते हुए, यहाँ गोल्ड का इस्तेमाल किया। देखिए, व्हाट इज मीन फ्रॉम गोल्ड, गोल्ड क्या है, सोना क्या है, मतलब जो कीमती है वो सोना है, और इन ऐसे लोगों के लिए कीमती वो कचरा था, इसलिए उस कचरे को क्या कहा गया है, सोना कहा गया है। इसमें प्रश्न पूछ सकता है, व्हाई डिड द राइटर टेल गार्बेज एज ए गोल्ड, सोना क्यों कहा गया, बिकॉज द गार्बेज इज एज वैल्यूएबल फॉर द चिल्ड्रन एज गोल्ड फॉर अदर पर्सन। जैसे दूसरों के लिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार उनके लिए वो कचरा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वाई डू यू डू दिस, ये प्रश्न पूछती है लेखिका उस लड़के से जो कि अक्सर उसके घर के पास कूड़े के ढेर में कचरा इकट्ठा करने के लिए आता है। अब इसका जवाब जो पूछा गया उसका जवाब फिर यहाँ आके दे रहा है। इसका जवाब ये है, उसके बीच में उसका डिटेल बता दिया है। ये लिखने की एक शैली होती है। प्रश्न क्या पूछा, वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। इसके बीच में लेखिका ने पूरा उस बच्चे का डिस्क्रिप्शन कर दिया, वर्णन कर दिया, और वो बच्चा जाके जवाब यहाँ देता, आई एम नथिंग एल्स टू डू। इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, उस लड़के का नाम था साहिब, उसने अपना घर सालों पहले छोड़ दिया था। प्रश्न पूछेगा, व्हाई डिड द साहिब लेफ्ट हिज होम, बड़ा प्रश्न बन सकता है, उसने अपना घर क्यों छोड़ा था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर सालों पहले छोड़ दिया था। सेट अबाइडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और किस जगह से को छोड़ा था, ढाका के बीच में हरे भरे उसके खेत थे। His home is not even a distant memory, हरे भरे खेतों के बीच में उसका जो खेत था, उस मकान को छोड़े हुए उसे इतना अरसा हो गया है कि उसकी यादों में भी वो अब जिंदा नहीं था, मतलब बहुत पहले छोड़ा था, उसे याद भी नहीं था। There were many storms that swept away their field, प्रश्न पूछेगा क्यों छोड़ा, उसका जवाब ये आंसर है। There were many storms that swept away का मतलब बहा के ले जाना, their fields and homes, और ढाका में बहुत सारे तूफान आते थे। नदी में एक्चुअली में वहां बाढ़ें आती थी, तूफान आते, सागर पास में इसलिए तूफान आते हैं, और उस तूफान की वजह से उसका मकान और उसके खेत बह गए थे। Their fields and homes, his mother tells him, जैसा कि उसकी माँ उसे बताती थी कि उनके घर बह, क्योंकि उसे तो कुछ याद था नहीं, उसके घर और मकान तूफानों में बह गए थे। That's why they left looking for gold in
द बिग सिटी, और यही वजह है, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग, यही कारण है कि उन्होंने ढाका वो अपने जगह छोड़ दी, लुकिंग फॉर का मतलब तलाश करते हुए, किस बात की तलाश करते हुए, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में सोने की तलाश में, सोना कौन सा, कचरे की तलाश में। देखिए यहाँ पर एक ये सिंबल है, मेटाफर, इसे समझिए, प्रतीक है कि हम अपनी जगह यदि छोड़ते हैं, हम अपना धरातल छोड़ते हैं, हम अपनी वतन की मिट्टी को छोड़ते हैं, तो कुछ बेहतर के लिए सोचकर हम छोड़ते हैं। मतलब जो हमारे पास थी उसे पाने के लिए हम अपना घर छोड़ देते हैं, या वो पाना उनके लिए सोना था, पर सोना तो इन्हें मिलने वाला नहीं था, इतनी आसानी से मिलता नहीं है, उनके हिस्से में क्या आया था, कचरा आया था। That's why they left looking for gold in big cities where he now lives. इसलिए बड़े शहरों में सोने की तलाश में वो निकल गए, और आज उस जगह पर है where he now lives, और आज जहां पर वो रहते हैं। उससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, Why do you do this? लेखिका ने पूछा था कि तुम ये क्यों करते हो, इसका जवाब अब दे रहा है, I have nothing else to do. I have nothing else to do. मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास और काम कुछ करने के लिए नहीं है, जिसे कहते हैं कि द ऑप्शन लेस। आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊंगा कि एक संस्मरण, पुरानी याद 94, जब मैं उदयपुर में पढ़ा करता था 12th में, और उस जमाने में ये था कि साक्षरता अभियान चल रहा था। साक्षरता अभियान में ये करना पड़ता था कि जब तक कोई बच्चा किसी एक को साक्षर नहीं करे तब तक उसे बोर्ड एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलती थी। हमारे समय में उस समय चला था, ये अभियान चला था। तो चूंकि मैं वहां था, जहां रहता था उसके सामने की तरफ कच्ची जो एक झुग्गी झोपड़ी जैसी थी, वहां मजदूर रहते थे, कुछ दुकानें बनी हुई थी, उसकी फुटपाथ खाली दुकानें थी, वहां पर मजदूर रहते थे। तो था कि हमें भाई किसी को पढ़ाना है, तो वहां पर अक्सर जाते थे, देखते थे कोई पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। उनके बीच में 13-14 साल का एक लड़का था जो दिन भर काम करता था, और फिर वो क्या करता था कि शाम को शराब पी के आ जाता था, कम उम्र में, 13-14 साल की उम्र में। तो उससे फिर पूछा गया, उससे पूछा एक दिन, बात पे बात निकाली, उन्होंने कहा कि तू ये क्यों करता है, इतनी काम करता है, फिर तू शराब पी जाता है। तो उसने जो जवाब दिया, उसने कहा कि मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ है ही नहीं। उससे जब पूछा तो उसने कहा कि माँ कमाती, उससे घर चल जाता है, अब मेरे पैसे जब मैं लेके आता था तो मेरा बाप दारू पी जाता था, और शराब पीने के बाद वो मेरी माँ को मारता था। तो इसका मतलब ये कि ये पैसा रहेगा नहीं, तो मैं कम से कम ये करूं, मैं खुद पी जाऊं और माँ को मार से बचा लूं। दैट इज द ऑप्शन लेस, इसे कहते हैं विकल्प रहित होना। यहाँ पर ये जवाब है, इसका जवाब ही इशारा है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। इसे समझिए, क्योंकि यदि उसके पास कुछ काम करने के लिए ऑप्शन होता तो क्या वो गार्बेज इकट्ठा करना, कचरा इकट्ठा करना, कूड़ेदान में सड़ी गली जगह पे जाके कचरे को इकट्ठा करना कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति ये तभी करेगा जब उसके पास अंतिम विकल्प हो। इसका मतलब ये हुआ कि साहेब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये फोन आ गया किसी का। अरे यार, 1 मिनट चालू रखना, ठीक है ना? यस, चलिए, बीच में फोन आ गया, डिस्टर्ब हो गया था। तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ही मटर्स, मटर्स का मतलब बुदबुदाना, मतलब बोलना, धीरे धीरे बोलना। ही मटर्स लुकिंग अवे, उसने लुकिंग अवे, अपनी नजरें घुमाते हुए वह कुछ बुदबुदाया, उसने कुछ कहा। तो लेखिका ने पूछा, गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली। लेखिका ने आई से ग्लीबली, ग्लीबली का मतलब आसानी से। लेखिका ने बड़ी आसानी से उससे कह दिया, क्या कहा, कह दिया गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग, रियलाइजिंग का मतलब महसूस करना,
इमीडिएटली हाउ होलो, होलो का मतलब खोखला, द एडवाइस मस्ट साउंड। लेखिका के मुंह से आसानी से निकल गया कि तुम स्कूल जाओ, और बाद में उसे महसूस हुआ कि ये उसने कितनी खोखली बात कह दी है। देखिए, पेट की भूख से कभी कोई रास्ता स्कूल के लिए नहीं निकलता है। एक व्यक्ति भूखा है तो भूख और पढ़ाई दोनों में से किसी एक को सिलेक्शन करना होगा, तो वो अपनी भूख मिटाने को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि जिंदा रहेगा तो पढ़ाई भी कर लेगा। तो यहां पर उसको कितनी खोखली महसूस हुई अपनी बात पर। साहेब था, क्योंकि देखो छोटा बच्चा कभी भी ये नहीं बताएगा कि मैं ये नहीं कर सकता। छोटा बच्चा कभी भी अपनी हीनता को लोगों के सामने शो नहीं करेगा। तो उससे क्या जवाब दिया साहेब ने, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। उसने क्या कहा, मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। क्या कहा, जब मेरे घर के आसपास स्कूल बन जाएगी तब मैं स्कूल भी जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जॉकिंग। लेखिका ने मजाक करते हुए कहा, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे। यस शी सेड स्माइलिंगली ब्रॉडली, और उसने मुस्कुराते हुए उसने कहा कि हाँ बिल्कुल। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम, ये उसका सिर्फ मजाक था। जब पूछा कि मैं स्कूल खोल दूंगी तो तुम क्या आओगे, तो उसने जवाब दिया हाँ बिल्कुल आएंगे। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे मेरी तरफ भाग कर आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी। क्या कहा उसने, क्या पूछा उस लेखिका से कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। क्या जवाब दिया उसने, इट टेक्स ए लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, अर्थात कि स्कूल को बनाने में बहुत समय लगता है। स्कूल कोई किराना की दुकान तो है नहीं कि जिसे क्या करें हम 1 या 2 दिन में हम इसे खोल दें। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल को खोलने में समय लगता है। आई से एम्बैरेस्ड, अब वो शर्मिंदा है, लेखिका अब शर्मिंदा है। क्यों शर्मिंदा है, क्योंकि उसे इसका मजाक करना नहीं था। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं शायद मजाक को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। जो सपने कभी पूरे हो ही नहीं सके, उन सपनों को दिखाना किसी को, वो एक प्रकार से बड़ा गुनाह होता है। आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीट, मैं अपने आप पे निराश थी, क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा किया था जो दैट वाज नॉट मीट, जिस वादे का कोई मतलब नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइंड, पर मैंने जिससे प्रॉमिस किए थे, मतलब लेखिका ने जैसे प्रॉमिस किए थे, अबाउंड, अबाउंड का मतलब प्रचुर, बहुत ज्यादा। इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक, ब्लिक का मतलब आनंद रहित, बिना किसी खुशी के वर्ड। There was not meant, but promise like mind abound in every corner of his bleak world. परंतु जैसा प्रॉमिस वैसे की मैंने उनसे किया था, जो वादा मैंने उनसे किया था, ऐसे वादे तो साहिब की आनंद रही जिंदगी में सैकड़ों वादे थे। मतलब ऐसे सपने उसकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत से थे जो कभी पूरे हुए नहीं और होने भी नहीं थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, 1 महीने में उसे जानने के बाद, आई आस्क्ड हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। लेखिका ने उसका नाम पूछा। नाम पूछने पर जवाब दिया साहेब ए आलम, ही अनाउंस्ड, उसने नाम दिया, बताया अपना पूरा नाम, साहेब ए आलम। साहेब ए आलम, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और वो अपने नाम का मतलब नहीं जानता था कि साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है। ही अनाउंस्ड इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो अपने नाम का मतलब जान जाता। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहिब आलम का मतलब होता है इस पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर, ब्रह्मांड का मालिक। और साहिब आलम तो कचरा बिनने वाला एक मामूली व्यक्ति था। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसके नाम का मतलब था ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और तब उसे यदि उसे पता चल जाता तो उसे अपने नाम के मतलब पर विश्वास करने में उससे यकीन ही नहीं होता, अर्थात कि वो विश्वास ही नहीं कर सकता कि उसके जैसे बच्चे का जो कूड़ा कचरा बिनने वाला उसका नाम ऐसा हो सकता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज देम, अनअवेयर मतलब कि लापरवाह। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज देम रिप्रेजेंट, इस बात से लापरवाह होते हुए कि उसका नाम
किस चीज को प्रतिनिधित्व कर रहा है? ही रोम्स, रोम्स का मतलब घूमना, निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के घूमना। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड, वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट का मतलब नंगे पैर वाले। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज अर्थात कि उसके जैसे ही ऐसे बच्चे जो नंगे पैर होते थे, तो जो कुछ पहनते नहीं थे, उनके साथ घूमता था। Who appears like the morning birds, और ऐसे बच्चों का समूह, यहाँ देखो प्रतीक है, Who appears like the morning birds, और ये सभी नंगे पैर वाले बच्चे सुबह के पक्षी की तरह आते थे। एंड disappear at noon, और दोपहर होते होते गायब हो जाते थे। क्योंकि जो कचरा बीनने वाले वो सुबह के वक्त इसलिए निकलते हैं क्योंकि लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा सुबह ही डालते हैं सफाई करके, और वो दोपहर तक ये काम करते करते दोपहर जब धूप चढ़ जाती है तो वापस अपने घरों में कचरा बीन के वो चले जाते हैं। यहाँ पर तुलना किससे की गई है? सुबह के परिंदों की तरह बच्चे निकलते थे और दोपहर होते होते वापस वो गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और महीनों में, कई महीनों में मैं जो बच्चों की जो पूरी फोर्स थी उसमें लगभग मैं सबको जानने लग गई थी। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one, मैंने एक से पूछा। I asked them, मैंने एक से पूछा कि तुम ये चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? जो अक्सर ये बच्चे नंगे पैर ही रहते थे। Why aren't you wearing चप्पल? I asked one, एक से मैंने पूछा कि तुम ये चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? हाँ, My mother did not bring them down from the shelf. तो बच्चा ये नहीं कहेगा, देखिए बच्चे का ज़मीर होता है, उसका स्वाभिमान होता है, वो ये नहीं कहेगा कि लाने के लिए पैसे नहीं है। उसने क्या जवाब दिया? My mothers did not bring them down from the shelf. मेरी जो माँ है, जो सेल्फ में, आले में, ताक पे जो चप्पल रखे हुए उसे नीचे नहीं उतारती है। He answered simply, बहुत सिंपल सा उसने जवाब दिया। Even if she did, he will throw them off at another. दूसरे लड़के ने क्या जवाब दिया? यदि इसकी माँ उस ताक से उतार के इसे चप्पल दे भी दे तो ये फेंक देगा, मतलब पहनेगा नहीं। किसने एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, ये उस लड़के ने जवाब दिया जिसने जूते तो पहन रखे थे पर दोनों जूते मैच नहीं हो रहे थे, अलग अलग जूते थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने उसके बारे में, जूतों के बारे में उससे कमेंट किया। ही सफल्स, सफल्स का मतलब पैरों को घसीटना। He shuffles his feet and say nothing, वह अपने पैरों को घसीटने लगा, पैरों को छुपाने लगा, उसने कुछ कहा नहीं। I want to, says the third boy who has never owned a pair all his life. जो तीसरा लड़का था उसने कहा, जिसने अपनी जिंदगी में कभी जूते नहीं देखे थे, पहने नहीं थे, उसने कहा मैं मेरे जूते खरीदना चाहता हूँ। I want shoes, मुझे मेरे जूते चाहिए। जिसने अपनी जिंदगी में कभी जूते नहीं पहने थे। Traveling across the country, I have seen चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफुट। लेखिका कह रही कि पूरे भारत में यात्रा करने के दौरान मैंने बच्चों को नंगे पैर देखा था। इन सिटी, शहरों में, ऑन विलेज रोड, गांव के सड़कों पर, सब जगह नंगे पैर बच्चों को घूमते हुए देखा था। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसों की कमी की वजह से ऐसा होता है, पैसों की कमी की वजह से बच्चे जूते नहीं पहनते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट, पर एक प्रकार से एक परंपरा सी बन गई है नंगे पैर रहने की, नहीं पहनते। हम जब छोटे थे तब मुझे खुद को याद थी कि 5वीं या 4वीं या 5वीं तक कभी स्कूल हम चप्पल पहन के गए हो, जाते ही नहीं थे, स्वभाव में नहीं था। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी नहीं थी, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट, एक प्रकार से परंपरा बन गई थी नंगे पैर रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका एक ही वो था कि जो बच्चों को पूछा जाता था तो यही कहते थे कि पैसों की कमी की वजह से नहीं, सिर्फ हमारी परंपरा है। देखिए कोई भी अपनी गरीबी को खोल के नहीं बताएगा, अर्थात कि परंपरा के तर्कों की आड़ में वो छुपा रहे कि वाकई पहनने के लिए पैसे नहीं रहे होंगे। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब लगातार, निरंतर, स्टेट अवस्था और पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी। I wonder if this is only an excuse to explain away perpetual state of poverty. यदि मैं इसे स्पष्ट करूं, मुझे आश्चर्य होता था कि यहाँ मैं इसे स्पष्ट करूं, लेखिका कह रही है कि उनकी लगातार चली आ रही जो गरीबी की अवस्था है, उस गरीबी की अवस्था को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो एक जो उनका तर्क है वो बहाना हो सकता है कि दिस इज अवर ट्रेडिशन, दिस वाज नॉट दैट ट्रेडिशन,
दिस वाज द लैक ऑफ मनी बिकॉज दे वर परपेचुअल पुअर पर्सन, अर्थात कि वो अनवरत रहने वाले गरीब थे। यहां पर इस पूरे पैसेज में आप इसे थोड़ा समझ लीजिए। देख हाँ, इस पूरे पैसेज में आप इसे थोड़ा समझ सकते हो। थोड़ा इस पूरे में दो तीन चीजें हैं। इसमें दो तीन चीजें कौन सी? एक तो स्टार्ट में देयर इज ए साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की साइकोलॉजी। दूसरा है कि सबसे बड़ी बात है कि इस लेसन में मुझे लगता है कि जो राइटर है जिसने इस लेसन को लिखा है वो टॉकिंग में किसी से बात करते हुए मतलब कि जिसे कहते हैं कि कहानी में या उसके इस कहानी में ठहराव पैदा नहीं होने दिया लेखिका ने। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि नोबडी वांट्स टू बी बिकम पुअर इन देयर सेल्फ, कोई भी अपने हाल में गरीब नहीं होना चाहता है। कोई भी ये नहीं होना चाहता है कि वो हमेशा गरीब रहे, वो उस गरीबी से बाहर आना चाहता है। परंतु कोई अपने आप को ये भी शो नहीं करना चाहता है कि ही इज टू पुअर, कि वो बहुत गरीब है। और इसलिए होता क्या है कि उस गरीबी को ढकने के लिए उसके पास अपने तर्क होते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि देयर इज ए सर्किल, एक सर्किल बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है जिसे कहते हैं कि गरीबी का दुष्चक्र। यदि हम इसे समझे, यदि आप गरीब हो, गरीबी की वजह से अशिक्षा होती है या फिर वह अशिक्षा फिर से गरीबी लाती है। ये दो चीजें हैं, वो एक निरंतर एक चक्र में चलती रहती है, अर्थात कि इसकी वजह से जो है वो गरीब है। दूसरी चीज, गरीब लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि उनके पहले किसी पूर्व कर्मों का फल है ये गरीबी, और वो चाहते हैं कि यदि पूर्व कर्मों के फल के रूप में गरीबी मिली है तो उस फल को भुगत लिया जाए, ताकि आने वाले समय में हम और गरीब नहीं रहेंगे। हम कर्मवादी होने के कारण हमारी जो स्थिति है उस स्थिति को हम बदलना नहीं चाहते हैं। तीसरी सिर्फ कंडीशन ये होती है, कई लोग इतने गरीब होते हैं कि वो खुद अपने बलबूते पे कुछ कर नहीं पाते हैं, तो सपोर्टिंग करने के लिए उनके बच्चे उनकी सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने की उम्र में उन्हें स्कूल भेज दिया जाता है। ये पहला अपना पैसेज अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट टाइम में इसका दूसरा पैसेज पढ़ेंगे। आप घर पे इसे एक बार ट्रांसलेशन कर देंगे। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है सीधा उसे हिंदी में यदि आपका दिमाग ट्रांसलेट कर दे तो इसका मतलब आपका ट्रांसलेशन ठीक ठाक है। ओके, आज इतना ही, और हम 2 दिन डिस्टर्ब रहे, उसके बाद मैं रेगुलर क्लास लेने की कोशिश करूंगा। यदि कोई 1-2 बच्चे भी होंगे तो भी मैं तो लूंगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वैसे मेरे वीडियो बनाने हैं, इसलिए मुझे तो लेना ही है। कोई मुझसे जुड़ना चाहेगा तो वो जुड़ जाएगा। मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है कि सामने 25 बच्चे ले रहे हैं या 10 बच्चे ले रहे हैं। दिस इज नॉट ए इश्यू फॉर मी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। ये सिर्फ ये है कि मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन में जब समय आने वाला समय जब मुझसे पूछेगा तूने क्या किया, तो मेरे पास जवाब रहेगा कि नहीं, मैंने तो 2 घंटे एक बोर्ड के सामने खड़े रहकर अपना कर्म पूरा किया था। जिन्होंने नहीं किया उनका कर्म उनके साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।